हेलो स्टूडेंट, मैं धर्मपाल सर आप सभी विद्यार्थियों को द एजुकेशन जोन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज जो है देखने जा रहे हैं ब्रीथ। क्लास 10th में ब्रीथ पढ़ना है और आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि ब्रीथ क्या होता है और ब्रीथ का परिभाषा क्या होता है और इसी से संबंधित बहुत सारे बातों को हम लोग आज सीखने का प्रयास करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बगल में दिखाई दे रहे लाल रंग का एक सब्सक्राइब बटन होगा, उसको जरूर से जरूर दबा दीजिएगा। साथ ही साथ एक बेल आइकन भी होगा बगल में, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा सभी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद। आइए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्रीथ। सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि ब्रीथ कहते किसे हैं, ब्रीथ का डिफिनेशन क्या होता है। आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं ब्रीथ का डिफिनेशन। यह एक बिंदु है, ध्यान से समझिएगा। इस बिंदु का हम नाम देते हैं बाबू ओ, और किसी भी बिंदु को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट कर, दिमाग में नोट कर लीजिए। कहूँ भी ऐसा यदि कोई बोलते हैं आप उसको गलत आराम से काट सकते हैं। बिंदु को हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। यह मेरा ओ कोई क्या है, पॉइंट है, बिंदु है। इससे बराबर दूरी पर देखिएगा, बराबर दूरी कहने का मतलब ओ से एक दूरी का नाम लिए हैं हमने ए, और एक बिंदु लिए हैं हमने यहाँ पर बी, और एक बिंदु हमने लिया है यहाँ पर सी, और एक बिंदु हमने यहाँ पर लिया है डी, और एक बिंदु हमने यहाँ पर लिया है ई, और एक बिंदु हमने यहाँ पर लिया है क्या, यहाँ पर हमने लिया है एफ, और एक बिंदु हमने यहाँ पर लिया है क्या, लिया है जी। मतलब कि ओ बिंदु से बराबर दूरी पर देखिए हमने जो है कुछ बिंदु अंकित किया है। इस सब का जो है ओ बिंदु से दूरी मापा जाएगा, तो ओ बिंदु से दूरी जो है सबका बराबर है। उतना ही नहीं, इस पर बहुत सारे बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं। हम सबका तो नाम नहीं दिए हैं, इस पर बहुत सारे जो बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं, इस सभी जो बिंदु है उसका दूरी जो है ओ से समान है। मतलब कि यहाँ से यहाँ भी हम डिस्टेंस को मापे, जितना ये होगा उतना ही मेरा यह भी डिस्टेंस होगा, उतना ही मेरा यह भी डिस्टेंस होगा, और उतना ही मेरा यह भी, उतना ही मेरा यह भी, और उतना ही मेरा यह भी। मतलब कि आप समझ गए हैं कि ओ से जो है इस जो आपको जो वक्र रेखा बंद रेखा जो दिखाई दे रहा है, तो ओ से इस पर जितने भी बिंदुएं हैं उस सब का दूरी यहां से क्या है, बराबर है। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे। सबसे पहली समस्या है, ये तो आप समझ गए भाई कि ब्रीथ है, इसी को ब्रीथ कहा जाता है। ब्रीथ के बीच में एक सेंटर होता है, मतलब यही इसको उस निश्चित बिंदु को इस निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित एक बिंदु है कि बहुत सारे बिंदु है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बहुत सारे बिंदु दिखाई दे रहा है। मतलब कि किसी भी निश्चित बिंदु से हमने निश्चित बिंदु का यहाँ पर नाम क्या दिया है बाबू, हमने उस निश्चित बिंदु का नाम दिया है क्या, ओ। किसी निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को आपस में मिलाने से, किसी निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को आपस में मिलाने से जिस 2D आकृति का निर्माण होता है उसे हम लोग ब्रीथ कहते हैं। अब 2D आकृति क्या होता है, 3D आकृति क्या होता है, ये आपको जब 9th में आप लोग आइएगा तो 9th में आपको जो है 9th वाला वीडियो जाके देखिएगा, वहां पर 2D के बारे में और 3D के बारे में बहुत डिटेल से बताया हुआ है। सिर्फ इतना ही समझिएगा कि 2D कहने का मतलब कि इसमें मात्र दो ही विमाएं हों, सिर्फ लंबाई हो और चौड़ाई हो, इसमें मोटाई नहीं हो। मतलब कि वैसा ज्यामितीय आकृति जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है उसे हम 2D आकृति कहते हैं, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप कहते हैं। और जिस ज्यामितीय आकृति में लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और मोटाई भी हो, मतलब कि 3 विमाएं हो, उसे हम लोग 3 डायमेंशनल के नाम से जानते हैं। तो ब्रीथ जो है यह 2D आकृति है। 2D आकृति को हम लोग समतल आकृति के नाम से भी जानते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनते जाइएगा। तो ब्रीथ का अब हम डिफिनेशन देखते हैं कि ब्रीथ का परिभाषा क्या होता है। आज के बाद आप दिमाग में रख लीजिएगा ब्रीथ का डिफिनेशन क्या होता है। अब लिख के दे दीजिएगा ब्रीथ का परिभाषा, ब्रीथ लिख के दे दीजिएगा, उसका परिभाषा हम बोलने जा रहे हैं। लिखिएगा परिभाषा, नीचे लिखे लिखिएगा किसी निश्चित बिंदु से, किसी निश्चित बिंदु से, किसी निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित, किसी निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित, बराबर दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को, बराबर दूरी पर स्थित
सभी बिंदुओं को आपस में मिलाने से, सभी बिंदुओं को आपस में मिलाने से, सभी बिंदुओं को आपस में मिलाने से, आपस में मिलाने से जिस 2D आकृति का, 2D ऐसे लिखिएगा, जिस 2D आकृति का, 2D का पूरा नाम होता है 2 डायमेंशनल, जिस 2D आकृति का निर्माण होता है, जिस 2D आकृति का निर्माण होता है उसे वृत्त कहा जाता है। जिस 2D आकृति का निर्माण होता है उसे वृत्त कहा जाता है। ये था बाबू आपको वृत्त का परिभाषा। अब वृत्त के अंदर में देखिए, फोटो को आप बना सकते हैं। वृत्त के अंदर में देखिएगा, ये जो आपका जो निश्चित पॉइंट था उसको कहा जाता है सेंटर। सेंटर माने होता है केंद्र। तो नीचे जो है आप केंद्र लिख के रख दीजिएगा, ऐसा स्टार देकर, केंद्र। अंग्रेजी में कहा जाता है इसे क्या, अंग्रेजी में इसे हम लोग सेंटर कहते हैं। केंद्र लिख के रख दीजिएगा, सेंटर। अब हम लोग सेंटर को समझते हैं। सेंटर जो है इस वृत्त के ठीक बीच में होता है, और किसी भी वृत्त में एक ही सेंटर होता है, एक ही केंद्र होता है। ऐसा ना है कि वो वृत्त है तो उसमें 4 गो केंद्र होगा, उसमें 5 गो केंद्र होगा, बिल्कुल नहीं। किसी भी वृत्त के अंदर में एक ही सेंटर होते हैं, एक ही केंद्र होते हैं। उस बीच वाला भाग का ही नाम क्या है, सेंटर। डिफाइन कैसे करेंगे, देखिएगा नीचे डैश देकर। किसी भी वृत्त के, किसी भी वृत्त के, किसी भी वृत्त के, किसी भी वृत्त के ठीक बीच में स्थित बिंदु को, किसी भी वृत्त के ठीक बीच में स्थित बिंदु को, ठीक बीच में स्थित बिंदु को, ठीक बीच में स्थित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहा जाता है। ठीक बीच में स्थित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहा जाता है। नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा, नीचे हल्का डैश देके लिखिएगा। किसी भी वृत्त में, किसी भी वृत्त में, किसी भी वृत्त में मात्र एक ही केंद्र होता है। किसी भी वृत्त में मात्र एक ही केंद्र होता है, मात्र एक ही केंद्र होता है। नीचे थोड़ा सा ऐसा डैश देके लिखिएगा। एक बात जान लीजिए पहले, यदि ये केंद्र है, इसके चारों ओर एक चक्कर ऐसे घुमा दिया जाए तो यह जो है 360 डिग्री का कोण बनता है। यह आपका वृत्त का केंद्र है। ये केंद्र के चारों ओर यदि एक चक्कर लगा दीजिएगा, एक चक्कर लगाने से 360 डिग्री का कोण बनता है। नीचे थोड़ा डैश देके लिखिएगा। किसी भी वृत्त के केंद्र के, किसी भी वृत्त के केंद्र के, किसी भी वृत्त के केंद्र के चारों ओर, किसी भी वृत्त के केंद्र के चारों ओर एक चक्कर लगाने से, एक चक्कर लगाने से 360 डिग्री का कोण बनता है। एक चक्कर लगाने से 360 डिग्री का कोण बनता है। 360 डिग्री का कोण बनता है। 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, ये था बाबू आपका वृत्त का केंद्र के बारे में जानकारी। आपने देखा कि वृत्त का केंद्र क्या होता है और वृत्त का परिभाषा क्या होता है। अब थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। एक छोटा सा टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं परिधि। इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं कि परिधि क्या है। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है सरकमफेरेंस कहा जाता है। इसे हम लोग सरकमफेरेंस के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्या है डिफिनेशन, अब परिधि का क्या डिफिनेशन है। ये जो आप घेरा देख रहे हैं, ये जो टोटल बिंदुओं को मिलाने वाली जो घेरा है, इसी वृत्त को घेरने वाली रेखा को हम लोग परिधि के नाम से जानते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए थोड़ा सा डैश देकर। किसी भी वृत्त को, किसी भी वृत्त को, किसी भी वृत्त को घेरने वाली,
किसी भी वृत्त को घेरने वाली रेखा को परिधि कहा जाता है। घेरने वाली रेखा को परिधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? परिधि कहा जाता है। नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा। आपसे पूछा जाए कि परिधि पर एक बिंदु रहता है कि अनेक बिंदु होता है, तो किसी भी वृत्त के परिधि में आप देख रहे हैं, इसमें एक बिंदु है कि बड़ी वाली बिंदु है, इस पर बहुत सारे बिंदु होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी वृत्त के परिधि पर एक नहीं अनेक या फिर अनंत बिंदु होते हैं। लिखिए नीचे डैश देकर लिखिएगा। किसी भी वृत्त के परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं। किसी भी वृत्त के परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं, जिनकी दूरियां केंद्र से सदैव बराबर होती है। मतलब क्या है? इस पर जितने भी बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, इस सब का यदि यहाँ से सेंटर से दूरी मापा जाएगा, कन्हू से भी नापा जाएगा, उस सब की दूरी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। ये आपने समझ गया बाबू? क्या समझा? परिधि। अब बताइए, यदि हम परिधि पर एक चक्कर ऐसे लगा दे रहे हैं, तब केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब कि परिधि का एक चक्कर लगाने से आपको कोई पूछेगा कि कोई लड़का वृत्त के परिधि पर एक चक्कर घूम गया, तो वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना दिया? तो मैंने आपको पहले बताया है, यह बिंदु है, चाहे तो यहाँ पर घूमिए, चाहे तो यहाँ पर घूमिए, चाहे तो यहाँ पर घूमिए, सेंटर पर कोण बनेगा कितना? 360 डिग्री का कोण बनता है। ऐसे भी आप तो जानते होंगे कि किसी भी बिंदु के चारों ओर एक चक्कर लगाने से 360 डिग्री का कोण बनता है। ये था आपको वृत्त का डिफिनेशन और वृत्त का केंद्र के बारे में जाना और वृत्त के परिधि के बारे में जाना। अब हम लोग कुछ और बातें सीखने जा रहे हैं। जिस देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है वृत्त आपने जाना, वृत्त से संबंधित कुछ और हमने बात बताया। अब समझने का प्रयास करेंगे कि त्रिज्या क्या है, जीवा क्या है, चाप क्या है और उसके बाद में क्या केंद्रीय कोण क्या होता है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम वृत्त को बना देते हैं। ये वृत्त है बाबू। आपका जवाब आएगा क्या ये वृत्त है? आपका जवाब आएगा कि हाँ, लेकिन बिल्कुल नहीं, आपका जवाब गलत है। काहे गलत है? कि बिना केंद्र के कोई वृत्त होता ही नहीं है। दिमाग में रखिएगा, बिना केंद्र के जो है कोई वृत्त नहीं होता है। यदि वृत्त है तो बीच में क्या होना चाहिए? केंद्र होना चाहिए। थोड़ा सा मैं इससे कुछ हट के एक बात बताता हूँ। आपसे पूछा जाए कि यह वृत्ताकार है कि गोलाकार है, तो सब तो सोचते कि गोल है। गोल नहीं, गोल अलग चीज होता है। गोल का मतलब गोला होता है। यह जो आपको दिखाई दे रहा है यह गोलाकार नहीं, यह आपको वृत्ताकार है। चूड़ी आप लोग देखे होंगे, तो चूड़ी को क्या कहिएगा? चूड़ी को क्या कह सकते हैं? चूड़ी तो वृत्ताकार होता है कि गोलाकार होता है? तो आपका जवाब आएगा कि वृत्ताकार होता है। तो चूड़ी को हम वृत्ताकार कहेंगे कब? जब चूड़ी में मोटाई नहीं रहेगा तब। क्योंकि चूड़ी में कुछ न कुछ मोटाई होती है। जब मोटाई हो जाएगा, जिस वृत्त में मोटाई आ गया, इसका मतलब कि वह बेलन हो गया, वह बेलन बन के तैयार है। क्या इसमें लग रहा है? यह देखिए तो यह आपका 2D आकृति है, यह दीवार में ही चिपका हुआ है, बोर्ड पर ही चिपका। यदि यह बोर्ड पर से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा तब इसको हम वृत्त नहीं कहेंगे, उसे हम बेलन नाम देंगे। चूड़ी को यहाँ पर रखिएगा तो वह चूड़ी जो है क्या बोर्ड में सट जाता है कि बोर्ड से ऊपर आ जाता है? बोर्ड से जैसे ही ऊपर आ जाएगा, इसका मतलब कि वह 2D आकृति नहीं है, क्या है? वो 3D आकृति है। तो वृत्त जो है 2D आकृति होता है, उसमें कुछ लंबाई होगा, कुछ चौड़ाई होगा, लेकिन वृत्त में जो है ऊंचाई नहीं होता है, लेकिन चूड़ी में ऊंचाई होता है। तो मतलब कि वैसे बेलन जिसका जो है, जिसका ऊंचाई नगण्य के बराबर हो, उसे हम कह सकते हैं कि क्या है? वृत्त है। ठीक है। तो वृत्त में जो है ऊंचाई नगण्य के बराबर होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई मोटाई नहीं होती है। आइए थोड़ा सा हम लोग अब त्रिज्या को समझने का प्रयास करते हैं कि त्रिज्या क्या है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। त्रिज्या, आपने परिधि को समझा, केंद्र को समझा, वृत्त को समझा। अब थोड़ा सा हम त्रिज्या को समझना चाहते हैं कि त्रिज्या है क्या। वृत्त का केंद्र लग रहा है, ये वृत्त का सेंटर है, ये परिधि है,
तो परिधि पर एक बिंदु होता है कि परिमाणी बिंदु होता है, तो किसी भी वृत्त के परिधि पर अनेक बिंदु हो। तो मान लिया जाए कि यह मेरा कोई एक बिंदु है, इस बिंदु का नाम क्या दिए बाबू, ए दिए। अब यहां से इसको हमने मिला दिया, ठीक है। अच्छा, एक बिंदु का नाम हमने दिया बी, यहां से हमने इसको मिला दिया। कुछ लोग डिफाइन देते हैं, कुछ लोग डिफाइन करते हैं त्रिज्या को कि केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। अरे भाई, केंद्र से परिधि तक की दूरी तो ये भी है, क्या इसको आप त्रिज्या कह सकते हैं? ये केंद्र से परिधि तक की दूरी तो ये भी है, तो क्या इसको हम त्रिज्या कह सकते हैं? त्रिज्या इसको कभी नहीं कह सकते हैं। हाँ, इसको हम त्रिज्या कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि यह भी केंद्र से परिधि तक की दूरी है, यह भी दूरी है, लेकिन यह मेरा जो है त्रिज्या है, लेकिन यह त्रिज्या नहीं है। तो त्रिज्या का रियल डेफिनेशन क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। वृत्त के केंद्र तथा परिधि पर के किसी भी बिंदु को, वृत्त के केंद्र तथा परिधि पर के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखाखंड को क्या बताइए? यह वृत्त का केंद्र है, ये परिधि पर का कोई बिंदु है, उसको मिलाने वाली यह सरल रेखा है कि वक्र रेखा है? यह सरल रेखा है। तो किसी भी वृत्त के केंद्र तथा परिधि पर के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखाखंड को हम लोग कहते हैं क्या? त्रिज्या। अब थोड़ा सा आप लोग त्रिज्या को लिख के रह दीजिएगा, त्रिज्या क्या है? त्रिज्या लिख के रह दीजिएगा, त्रिज्या लिख के डैश लिखिएगा। किसी भी वृत्त के केंद्र तथा परिधि पर के किसी भी वृत्त के केंद्र तथा परिधि पर के किसी भी बिंदु को, किसी भी वृत्त के केंद्र तथा परिधि पर के किसी भी बिंदु को, परिधि पर के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली, परिधि पर के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखाखंड को, मिलाने वाली सरल रेखाखंड को, सरल रेखाखंड को त्रिज्या कहा जाता है। सरल रेखाखंड को त्रिज्या कहा जाता है, त्रिज्या कहा जाता है। अब शायद आप तो समझ गए होंगे कि वृत्त के त्रिज्या का मतलब क्या होता है। आप बताइए, नीचे थोड़ा सा ऐसा डैश देके हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे पहले समझ लीजिए। अब बताइए, ये परिधि पर का बिंदु है बाबू, इस पर तो बहुत मानी बिंदु होते हैं, कहूं से भी इसको सरल रेखाखंड से मिलाएंगे, सबको त्रिज्या कहा जाएगा। बिल्कुल सबको त्रिज्या कहा जाएगा। क्या सबकी दूरी बराबर होगा? हाँ, बिल्कुल बराबर होगा। परिधि पर के किसी भी बिंदु से केंद्र की दूरी हमेशा सदैव क्या होती है? बराबर होती है। इसका मतलब किसी भी वृत्त में, किसी भी वृत्त कहने का मतलब अलग अलग वृत्त में नहीं, किसी एक ही वृत्त में, किसी एक ही वृत्त में जो है, किसी एक ही वृत्त में सभी त्रिज्याएं आपस में समान लंबाई की होती है, और किसी भी वृत्त के अंदर में त्रिज्याओं की संख्या अनंत होती है। मतलब कि बहुत मानी जो है इसमें त्रिज्या हो सकता है। जब परिधि पर जो है अनेक बिंदु है, तो केंद्र से मिलाने वाली जो रेखाखंड की संख्या होगा वह भी अनंत होगा। इसका मतलब है कि किसी भी वृत्त के अंदर त्रिज्याओं की संख्या अनंत होती है, और किसी एक ही वृत्त के अंदर में सभी त्रिज्याओं की लंबाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ऐसे भी इतना है कि वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। ऐसा कहने से पता चलेगा कि जितने भी धरती पर का वृत्त है उस सब की त्रिज्या बराबर होगा। बताइए, ये भी मेरा एगो वृत्त है, तो क्या इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या बराबर होगी? कभी नहीं। एक ही वृत्त के अंदर की सभी त्रिज्याएं आपस में समान लंबाई की होती है, बराबर होती है। लिखिएगा नीचे डैश देकर, लिखिएगा नीचे डैश देकर। किसी भी वृत्त में, किसी भी वृत्त में, किसी भी वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती है, किसी भी वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती है, किसी भी वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती है, अनंत त्रिज्याएं होती है, किसी भी वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती है, अनंत त्रिज्याएं होती है। नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा, नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा। एक ही वृत्त की, एक ही वृत्त की, एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं
एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होती है। नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा। वृत्त की त्रिज्या को, वृत्त की त्रिज्या को, वृत्त की त्रिज्या को प्रायः, वृत्त की त्रिज्या को प्रायः छोटी आर या बड़ी आर से सूचित किया जाता है। छोटी आर या बड़ी आर से सूचित किया जाता है। छोटी आर या बड़ी आर से सूचित किया जाता है। ये छोटी आर तो कभी बड़ी आर, ऐसा क्यों भाई? मान लिया जाए बाबू ई आपका वो वृत्त दिया, इसको ततले यहाँ पर एक और वृत्त आपको दे दिया, तो आप ही बताइए कौन में जो है त्रिज्या का मान छोटा होगा, कौन में त्रिज्या का मान बड़ा होगा? आप बोलेंगे सर यहाँ जो है ये छोटा त्रिज्या होगा, ये आपका बड़ा त्रिज्या होगा। यदि त्रिज्या छोटा हो, दो में तुलना करना हो, तो उस कंडीशन में हम लोग छोटी आर और बड़ी आर का हम लोग उपयोग करते हैं। त्रिज्या यदि बड़ा होता है तो बड़ी आर से डिनोट करते हैं, और त्रिज्या यदि छोटा होता है तब उसे हम लोग जो है छोटी आर से डिनोट करते हैं। ये था आपको वृत्त के त्रिज्या के बारे में जानकारी। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। बाबू आपने समझ गया, वृत्त को समझा, वृत्त के त्रिज्या को समझा। अब थोड़ा सा हम लोग जीवा को समझने का प्रयास करते हैं कि जीवा क्या है। तो ध्यान से बोर्ड पर देखिए, आराम से समझिए, ध्यान से देखिए, उसके बाद मैं आराम से आपको लिखवा दूंगा, ठीक है? पहले आप समझिए तब लिखने का प्रयास कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, यह मेरा कोई क्या है बाबू? वृत्त है। जीवा क्या कहता है? जीवा कहता है कि परिधि पर के कोई भी दो बिंदु, परिधि पर का कोई भी दो बिंदु, तो परिधि पर एक बिंदु होता है कि बड़ी मानी, तो परिधि पर बहुत सारा बिंदु होते हैं। तो परिधि पर का मान लिया जाए क्या यह दो बिंदु है, तो परिधि पर एक बिंदु का नाम देते हैं ए और एक बिंदु का नाम देते हैं बी। क्या बताइए? ये दोनों को मिलाने वाली ये भी एगो रेखा है, एक बिंदु का नाम दिया हम सी और ये भी एगो रेखा है। तो परिधि पर के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग जीवा कहेंगे। यह कुछ क्षण के लिए सही है लेकिन गलत भी हो सकता है। मिलाने वाली रेखाखंड तो ये भी है, मिलाने वाली रेखाखंड ये भी है, तो इसको हम जीवा कह सकते हैं, लेकिन इसको हम जीवा नहीं कहेंगे। तो वृत्त के परिधि पर के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखाखंड को हम लोग जीवा कहते हैं। इसको हम लोग जीवा नहीं कहेंगे, इसको हम लोग जीवा कह सकते हैं, क्योंकि वृत्त के परिधि पर के मिलाने वाली जो दो बिंदु है उसको मिलाने वाली यह सरल रेखाखंड है, इसलिए इसका नाम हम जीवा दे सकते हैं। देखिएगा, जीवा लिख के डैश, जीवा लिख के डैश दीजिएगा। वृत्त के परिधि पर के, वृत्त के परिधि पर के, वृत्त के परिधि पर के किन्हीं दो बिंदुओं को, वृत्त के परिधि पर के किन्हीं दो बिंदुओं को, वृत्त के परिधि पर के किन्हीं दो बिंदुओं को, किन्हीं दो बिंदुओं को, वृत्त के परिधि पर के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली, किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली, किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली, मिलाने वाली सरल रेखाखंड को, मिलाने वाली सरल रेखाखंड को, सरल रेखाखंड को जीवा कहा जाता है। सरल रेखाखंड को जीवा कहा जाता है, जीवा कहा जाता है। नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा। जीवा को, जीवा को, जीवा को चाप कर्ण भी कहा जाता है। जीवा को चाप कर्ण भी कहा जाता है, जीवा को चाप कर्ण भी कहा जाता है। अब थोड़ा सा बोर्ड पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ये तो बाबू जीवा है, आप देख रहे हैं कि जीवा कर क्या रहा है? जीवा लगता है कि वृत्त को दो भागों में बांट दे रहा है।
एक भाग नीचे वाला, तो एक भाग ऊपर वाला। ऊपर का जो आपको भाग लग रहा है, ये भाग आपको छोटा है कि बड़ा है? ये बड़ा है, तो बड़ा भाग को हम लोग दीर्घ कहते हैं, और छोटा भाग को हम लोग क्या कहते हैं? लघु कहते हैं। इसको हम लोग कहेंगे दीर्घ खंड के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम लोग जो है लघु खंड के नाम से भी जानते हैं। दीर्घ वृत्त खंड भी कह सकते हैं और लघु वृत्त खंड भी कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जीवा किसी भी वृत्त को दो भागों में बांट देती है। जीवा किसी भी वृत्त को दो भागों में बांट देती है। यदि वह भाग बड़ा है तो बड़े वाला भाग को हम लोग दीर्घ खंड कहते हैं। यदि वह भाग छोटा है तो छोटे वाला भाग को हम लोग लघु खंड कहते हैं। क्या यह भाग छोटा है, इसको हम लोग लघु खंड के नाम से भी जानते हैं, और यह भाग क्या है? बड़ा है, इसलिए इस भाग को हम लोग बड़ा वाला खंड मतलब दीर्घ खंड के नाम से भी जानते हैं। शायद आप तो समझ गए होंगे। लिखिएगा नीचे थोड़ा सा देखिएगा। किसी भी वृत्त की जीवा, किसी भी वृत्त की जीवा, किसी भी वृत्त की जीवा, किसी भी वृत्त की जीवा वृत्त को, किसी भी वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में बांट देती है। वृत्त को दो भागों में बांट देती है। वृत्त को दो भागों में बांट देती है। वृत्त को दो भागों में क्या करती है बाबू? बांट देती है। नीचे थोड़ा सा ऐसे दिखिएगा। जो भाग छोटा होता है, जो भाग छोटा होता है, जो भाग छोटा होता है उसे, जो भाग छोटा होता है उसे, उसे लघु वृत्त खंड, जो भाग छोटा होता है उसे लघु वृत्त खंड, उसे लघु वृत्त खंड, तथा जो भाग बड़ा होता है, जो भाग बड़ा होता है उसे दीर्घ वृत्त खंड कहा जाता है। जो भाग बड़ा होता है उसे दीर्घ वृत्त खंड कहा जाता है। उसे दीर्घ वृत्त खंड कहा जाता है। उसे दीर्घ वृत्त खंड कहा जाता है। आप इस फोटो को भी डाल सकते हैं, समझने के लिए आप इस फिगर को भी अपने कॉपी में छाप सकते हैं। ये था बाबू आपका जीवा। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जीवा के बाद आता है चाप। ठीक है, तो चाप को हम लोग नहीं समझकर सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं व्यास को। जीवा के बाद हम लोग चाप को नहीं समझकर थोड़ा सा व्यास को समझ लेते हैं। यह व्यास क्या है? व्यास को अंग्रेजी में कहते हैं डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? व्यास को हम लोग डायमीटर समझ कहते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग व्यास को समझने का प्रयास करते हैं कि व्यास क्या होता है। यह मेरा वृत्त है। ये वृत्त का क्या है? केंद्र है। अब बताइए, क्या इसका नाम हम जीवा दे सकते हैं? क्या इसको हम जीवा, हम ये भी को जीवा कह सकते हैं? ये भी कोई जीवा कह सकते हैं, क्योंकि जीवा का डिफिनेशन है कि वृत्त के परिधि पर का किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखाखंड को हम लोग जीवा कहते हैं। तो ए और बी वृत्त पर का दो बिंदु है, और ये भी जो है उसको मिलाने वाली सरल रेखाखंड है, तो हम इसको भी जीवा कह सकते हैं। लेकिन इस जीवा में एक विशेष कारण है। क्या विशेष कारण है? यह जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गया है, और जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाता है वह पूरे वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है। इसका मतलब कि इससे जैसे ही नीचे आवेंगे सभी जीवा की लंबाई क्या होगा? छोटा होगा। इससे जैसे ही ऊपर जाएंगे सभी जीवा की लंबाई छोटा होगा। मतलब कि केंद्र से होकर जाने वाले जो जीवा होगा वह उस जीवा की लंबाई सबसे छोटा की सबसे बड़ा होता है। तो हम डिफाइन यह भी कर सकते हैं। हम देखिए, इसको डिफाइन करने का दो तरीका है। पहला हम ऐसे बता सकते हैं कि परिधि पर के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली वैसी सरल रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं, या वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहा जाता है। अब बताइए, जब ये पूरा व्यास है तो यहाँ से यहाँ तक क्या है बाबू? यहाँ से यहाँ तक आर है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है? आर है। अब व्यास को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, तो डी बराबर आर प्लस क्या? आर। तो बन जाएगा मेरे पास में डी बराबर क्या होगा? 2r।
इसलिए आराम से हम कह सकते हैं कि r बराबर d/2। इसका मतलब कि त्रिज्या का मान व्यास का क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, अब एक बात और दिमाग में रखिए, हम यह कह सकते हैं कि व्यास वृत्त को दो भागों में बांटता है। तो कैसे भागों में बांटता है, दो बराबर भागों में बांटता है। और व्यास जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। इतना बात आप दिमाग में रखिएगा। आइए हम लोग अब व्यास लिख के डैश देते हैं। व्यास लिख के डैश दीजिएगा, व्यास लिख के डैश लिखिएगा। नीचे से वृत्त के परिधि पर के, वृत्त के परिधि पर के, वृत्त के परिधि पर के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली, वृत्त के परिधि पर के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली, किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली वैसी सरल रेखाखंड, किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली वैसी सरल रेखाखंड, वैसी सरल रेखाखंड जो, वैसी सरल रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है उसे व्यास कहा जाता है। जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है उसे व्यास कहा जाता है, उसे व्यास कहा जाता है। क्या कहते हैं बाबू, उसे व्यास कहा जाता है। नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा, नीचे से डैश देके लिखिएगा। व्यास किसी भी वृत्त की, व्यास किसी भी वृत्त की, व्यास किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है। नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा। व्यास, नीचे लिखिएगा डैश देकर, व्यास किसी भी वृत्त को, व्यास किसी भी वृत्त को दो बराबर भागों में, व्यास किसी भी वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। व्यास किसी भी वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा, नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा। किसी भी वृत्त में, किसी भी वृत्त में व्यास की संख्या अनंत होती है। किसी भी वृत्त में व्यास की संख्या अनंत होती है। जब व्यास की संख्या अनंत होती है इसका मतलब कि जीवा की भी संख्या अनंत होती है। आप दिमाग में रखिएगा, किसी भी वृत्त में हम बहुत सारा व्यास ऐसे खींच सकते हैं। किसी भी वृत्त में व्यास की संख्या क्या होती है, अनंत होती है। व्यास की संख्या अनंत होती है। नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा, नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा। एक ही वृत्त के अंदर, एक ही वृत्त के अंदर, एक ही वृत्त के अंदर सभी व्यास, एक ही वृत्त के अंदर सभी व्यास, सभी व्यास समान लंबाई के होते हैं। एक ही वृत्त के अंदर सभी व्यास समान लंबाई के होते हैं। सभी व्यास समान लंबाई के होते हैं। चलिए नीचे थोड़ा सा हल्का डैश देके लिखिएगा। अभी हम व्यास में ही काम कर रहे हैं। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास जो है त्रिज्या का क्या होता है बाबू, दुगना होता है। जब व्यास त्रिज्या का दुगना होता है तो हम यहां से यह भी तो कह सकते हैं ना कि r बराबर d/2, मतलब कि हम कह सकते हैं कि त्रिज्या जो है व्यास का क्या होता है, आधा होता है। नीचे थोड़ा सा हल्का डैश लिखिएगा। त्रिज्या
व्यास का आधा होता है। त्रिज्या व्यास का आधा होता है। त्रिज्या व्यास का आधा होता है। यदि व्यास का मान 14 तो त्रिज्या का मान 7। यदि व्यास का मान 7 तो त्रिज्या का मान 7/2। कैसे होता है? ए बी आपका क्या है? व्यास है। तो ए बी बराबर हम AO प्लस OB लिख सकते हैं ना। AO मेरा क्या है? त्रिज्या है। केंद्र से परिधि तक की दूरी को मिलाने वाली रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं। ये भी मेरा R है, भी मेरा क्या है? R है। तो AB बराबर AO प्लस OB। हाँ, व्यास को हम लोग D से डिनोट करते हैं, तो D बराबर R प्लस R, तो बन गया D बराबर 2R। मतलब कि व्यास बराबर 2 गुना क्या? त्रिज्या। ये आपने समझ गया क्या कि कैसे जो है व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है। एक बात थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये तो आपका व्यास है। अभी व्यास के द्वारा देखिए क्या कोण बन रहा है क्या? तो व्यास के द्वारा किसी भी दिशा में ऊपर नीचे कहीं यदि जो है वृत्त के परिधि पर कोण बनता है तो वह कोण का मान कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। दिमाग में रखिएगा, किसी भी व्यास के द्वारा वृत्त के परिधि पर, किसी भी व्यास के द्वारा वृत्त के परिधि पर बनाए गए कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। थोड़ा सा नीचे हल्का डैश लिख लीजिएगा। किसी भी व्यास के द्वारा, किसी भी व्यास के द्वारा, किसी भी व्यास के द्वारा, व्यास के द्वारा वृत्त के परिधि पर, वृत्त के परिधि पर, किसी भी व्यास के द्वारा वृत्त के परिधि पर बनाया गया कोण, बनाया गया कोण, बनाया गया कोण समकोण होता है। कान्हू बना देगा, बनाया गया कोण समकोण होता है। कान्हू यदि व्यास के द्वारा कोण बन जाएगा, वह कोण का मान जो है 90 डिग्री होगा। ये आपने व्यास के बारे में सीखा। अब दो टर्म जो है बोर्ड पर और दिखाई दे रहा है, उसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि चाप क्या होता है। बहुत हल्का है, समझने का प्रयास कीजिएगा चाप। उसके बाद आराम से मैं आपको दिखा दूंगा वृत्त का क्या है? केंद्र है। इसको परिधि कहते हैं ना बाबू। ये मेरा वृत्त का परिधि है। और ई क्या है आपके पास में? ई जो हमने छाट दिया कि कहेगा सर ये परिधि का टुकड़ा है। ये बताइए क्या है? ये भी आपका परिधि का टुकड़ा है। ये छोटा है कि बड़ा है? तो कि बड़ा है। ये आपका क्या है? छोटा है। यह मतलब कि छोटा परिधि का टुकड़ा है, ये आपका बड़ा परिधि का टुकड़ा है। और दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा परिधि। तो चाप कहता है कि वृत्त के परिधि या परिधि के टुकड़ा को हम लोग क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। मतलब कि यह भी मेरा चाप है। अब पूरा वृत्त का परिधि भी चाप है। और इसकी बताइए छोटा चाप है कि बड़ा चाप है? तो बड़ा चाप है। तो बड़ा चाप को हम लोग, बड़ा चाप को हम लोग जो है दीर्घ चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग दीर्घ चाप कहते हैं। और छोटा चाप को हम लोग जो है लघु चाप के नाम से जानते हैं। क्लियर है? चाप क्या है? तो वृत्त के परिधि या परिधि के टुकड़ा, परिधि को टुकड़ा टुकड़ा भी कर दीजिएगा तो प्रत्येक भाग को ही हम लोग चाप के नाम से भी जानते हैं। लिखिएगा नीचे चाप लिख के डैश, चाप लिख के डैश दीजिएगा। चाप लिखिएगा नीचे से डैश देकर। वृत्त के परिधि, वृत्त के परिधि, वृत्त के परिधि या वृत्त के परिधि या परिधि के टुकड़ा को, वृत्त के परिधि या परिधि के टुकड़ा को, परिधि के टुकड़ा को चाप कहा जाता है। परिधि या परिधि के टुकड़ा को चाप कहा जाता है। चाप कहा जाता है। नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा चाप में ही। यदि चाप की लंबाई, यदि चाप की लंबाई बड़ा हो, यदि चाप की लंबाई बड़ा हो, देखिए आपका बड़ा है, ये लंबाई बड़ा है और ये लंबाई क्या है? छोटा है। यदि चाप की लंबाई बड़ा हो तब उसे दीर्घ चाप कहा जाता है। यदि चाप की लंबाई बड़ा हो तब उसे दीर्घ चाप कहा जाता है। दीर्घ चाप कहा जाता है। नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा। यदि चाप की लंबाई छोटा हो, यदि चाप की लंबाई छोटा हो, चाप की लंबाई छोटा हो तब उसे लघु चाप कहा जाता है। तब उसे लघु चाप कहा जाता है।
तब उसे लघु चाप कहा जाता है। इसको फोटो को भी आप लोग कॉपी में उतार लीजिएगा। ये आपका दीर्घ चाप है, ये आपका क्या है, लघु चाप है। ठीक है। अब देखिए चाप को सूचित कैसे करते हैं, तो चाप को हम लोग ऐसे सूचित करते हैं, थोड़ा ऐसे देखिएगा। चाप को ऐसे मत लिखिएगा, सिंबल बनाइएगा। ऐसे माने कैसे, बोर्ड पर है जैसे, ऐसे सूचित किया जाता है। चाप को ऐसे मतलब चांद के जैसा ऐसे सूचित किया जाता है, ऐसे सूचित किया जाता है। ये था बाबू आपका चाप। अब थोड़ा सा समझते हैं, लास्ट है, उसको जानने का प्रयास करेंगे कि केंद्रीय कोण क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, केंद्रीय कोण को मैं आपको समझा रहा हूं कि केंद्रीय कोण क्या होता है। सेंट्रल एंगल उसे अंग्रेजी में कहा जाता है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये आपका वृत्त है बाबू, सेंटर क्या है, ओ है। ये बताइए ये आपका क्या है, क्या ये भी को हम चाप कह सकते हैं? ये भी मेरा चाप है, क्या ये भी का नाम हम चाप दे सकते हैं ना बाबू? कौन चापी है? इसको हम कहेंगे कि लघु चाप है। अब बताइए ये आपका चाप है, क्या ये चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर कोण बन रहा है? इसी कोण का नाम है कौन कोण? इसी कोण को कहा जाता है केंद्रीय कोण। किसी भी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनेगा, किसी भी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनेगा, उस कोण को कहा जाता है केंद्रीय कोण। यदि चाप की लंबाई बड़ा होगा तो केंद्रीय कोण भी बड़ा होगा, यदि चाप की लंबाई छोटा होगा तो केंद्रीय कोण भी छोटा होगा। इसका मतलब कि केंद्रीय कोण चाप के लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। चाप की लंबाई दुगना होगा तो केंद्रीय कोण भी दुगना हो जाएगा, और चाप की लंबाई यदि आधा होगा तो केंद्रीय कोण भी आधा हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो केंद्रीय कोण होता है वो चाप की लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। चलिए हम लोग लिखते हैं। अब केंद्रीय कोण लिख के डैश दीजिएगा, हेडिंग बनाइएगा केंद्रीय कोण, नीचे डैश लेके लिखिएगा। किसी भी चाप के द्वारा 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 वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है, वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है उसे केंद्रीय कोण कहा जाता है। वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है उसे केंद्रीय कोण कहा जाता है, उसे केंद्रीय कोण कहा जाता है। नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा। केंद्रीय कोण केंद्रीय कोण केंद्रीय कोण थोड़ा डैश देके लिखिएगा। केंद्रीय कोण चाप की लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। केंद्रीय कोण चाप के लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। सीधा समानुपाती कहने का मतलब समझ जाए, ये दुगना होगा तो केंद्रीय कोण भी दुगना होगा, ये आधा होगा तो केंद्रीय कोण भी आधा होगा। नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा। केंद्रीय कोण को हम लोग थीटा से सूचित करते हैं। केंद्रीय कोण को हम लोग थीटा से सूचित करते हैं। केंद्रीय कोण को हम लोग थीटा से सूचित करते हैं। नीचे थोड़ा सा डैश देके समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या वृत्त का परिधि भी एगो चाप है? इसको यदि हम पूरा को चाप कहें तो इसके द्वारा केंद्रीय कोण का मान कितना होगा? 360 डिग्री। नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा। यदि वृत्त का परिधि चाप हो, यदि वृत्त का परिधि चाप हो तब उसका केंद्रीय कोण 360 डिग्री होता है। तब उसका केंद्रीय कोण 360 डिग्री होता है। केंद्रीय कोण कितना बाबू? 360 डिग्री होता है। अब इसको बता दे सकते हैं। ये था आपका वृत्त से संबंधित कुछ फंडामेंटल बात।
अगला वीडियो में हम लोग काम करेंगे स्पर्श रेखा के बारे में, छेदक रेखा के बारे में, जो 10th क्लास के सिलेबस में पढ़ना है उसको मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। बाकी ब्रीथ जो है 9th क्लास के सिलेबस में पढ़ना है, तो वहां पर जाके आप लोग वीडियो को देखिएगा, वहां पर ब्रीथ के बारे में और डिटेल से बताया गया है। ठीक है, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, आप इसको जरूर से जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।